नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी का लघु उपन्यास पटाछेप का भाग 1। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चाय चढ़ाई ही थी कि इन्होंने आकर कहा, पद्मा एक कप पानी और। गौतम साहब आए हैं। मैंने पलटकर देखा, किचन के दरवाजे पर खड़े थे वह। सारी खीज, सारी झुंझलाहट चेहरे पर उतर आई थी। मुझे हंसी आ गई। आज अच्छे फंसे हैं जनाब। बेचारे दफ्तर से लौटकर एक प्याली चाय इत्मीनान से पीना चाहते हैं, सो वह भी नसीब नहीं है। चाय नाश्ता ट्रे में लगाकर बाहर ले जाते हुए मैंने छवि के कमरे में झांक कर कहा, छवि, गोंद की शीशी। जी। वह उपन्यास में डूबी हुई थी। हड़बड़ाकर उठ बैठी। गौतम साहब आए हैं, मैंने बताया। उनका नाम सुनते ही उसका माथा सलवटों से भर जाता था, पर आज उसने बड़े ही सहज स्वर में कहा, आप उनके पास थोड़ी देर बैठेंगे दीदी? मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। उसकी आवाज़ में ज़रा भी ऊब, ज़रा भी खीज नहीं थी। बेचारी उन्हें बर्दाश्त करना सीख गई है, मैंने सोचा। और सुनाइए गौतम साहब, क्या हाल चाल हैं? इस बार तो बहुत अरसे बाद दर्शन दिए, मैंने मेज़ पर चाय नाश्ता लगाते हुए कहा। किसी विदेशी बैंक की धोखाधड़ी का किस्सा सुना रहे थे गौतम। उसे बीच ही में छोड़कर मेरी ओर मुखातिब हुए। दुआ सलाम के बाद जो शुरू हुए तो घर की, दफ्तर की, देश की, विदेश की, पता नहीं कितनी खबरें सुना गए। यह बैठे बैठे बोर होते रहे। बड़ी मुश्किल से अपनी उबासी रोकते हुए बोले, छवि को बुलाओ भाई, इनका कितना टाइम वेस्ट करेगी। ही इज़ ए बिजी मैन। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर भीतर आई थी मैं, और बंद दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, छवि जल्दी करो, तुम्हारे भाई साहब ऑफ हुए जा रहे हैं। बस दीदी अभी आई, उसने कहा और दरवाज़ा खोल दिया। खुशबू का एक झोंका मुझे सराबोर करता हुआ निकल गया। उसकी धुंध से उबर कर मैंने देखा, बादामी रंग की नेट नायलॉन साड़ी, मैचिंग ब्लाउज और चूड़ियाँ, ढीला जूड़ा, जूड़े में गुलाब। छवि तो ऐसे सज संवर कर खड़ी थी जैसे कहीं पार्टी में जाना हो। उसका सलोना रूप सदा की तरह मेरा हीन बोध जागृत कर गया और मेरा ईर्ष्यालु मन कुनमुनाया। भला गौतम साहब के लिए इतने बनाव श्रृंगार की क्या ज़रूरत थी? दीदी, पीयूष सो रहा है, उसे तो देख लेंगी ना आप? दूध बनाकर शीशी में भर दिया है मैंने, उसने अपने लुभावने अंदाज में कहा और मेरे सारे विकल्प बिला गए। फिर से ममतामयी दीदी बन गई मैं और उसे आश्वस्त कर बाहर भेज दिया। सोचा अब पहनने ओढ़ने के यही तो दिन हैं। किसी जमाने में मैं भी तो 3-3 बार साड़ियाँ बदलती थी, दर्जनों बार दर्पण में झांक कर काजल बिंदी ठीक किया करती थी। लेकिन अब कोई मुझे देखे, सुंदर दिखने का कोई उत्साह ही नहीं रहा। और यह सब सोचते हुए पता नहीं कब मैं शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने टटपुंजिया बालों को किसी तरह समेटकर मैंने जूड़ा बनाया, फिर मुंह हाथ धोकर कपड़े भी बदल डाले। अपने को संवारने की कोशिश में देर तक शीशे के सामने बैठी रही और वह कमबख्त चीख चीख कर कहता रहा, छवि बहुत सुंदर है, तुमसे 10 गुना 1000 गुना सुंदर है। एकदम सारा उत्साह जैसे निचुड़ गया। मन एक असहाय क्रोध से उबलने लगा। मेरा गुस्सा हमेशा की तरह सुशील पर आया, जो छवि को ब्याह कर इस घर में लाया है। उसके घर में आते ही मैं एक महत्वहीन प्राणी होकर रह गई हूँ। लड़कियाँ, उसके पिता, पास पड़ोसी, सब जैसे उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। शादी के 2 साल बाद भी वह नवेली दुल्हन बनी हुई है। गुस्सा लड़कियों पर भी आया, जिन्हें जन्म देने में, पालने में सारा अस्तित्व ही रसहीन होकर रह गया है। गुस्सा इन पर भी। वह भला आदमी तो जमकर बैठ गया है। मुझे जरा बाहर जाना था। यह कब कमरे में आ गए थे पता ही नहीं चला था। जाने से आपको कौन रोक रहा है?
मैंने कसैली आवाज़ में कहा। बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा लगने की तो कोई बात ही नहीं है, वह आपके लिए थोड़े ही आए हैं। पद्मा, आई डिसलाइक दिस टोन, उन्होंने जरा सख्ती से कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मुंह फुलाए बैठी रही। कुछ लाना तो नहीं है बाजार से? इन्होंने खूंटी से कोट उतारते हुए पूछा। मैंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। यह चुपचाप बाहर निकल गए। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में इनका स्वर सुनाई दिया। अच्छा गौतम, सी यू अगेन। और फिर सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आई, फिर स्कूटर स्टार्ट करने की। सारी आवाज़ों को कानों में समेटती हुई मैं चुपचाप वहाँ बैठी रही, किसी फालतू सामान की तरह। पीयूष अगर झूले में कुनमुनाता नहीं तो मैं पता नहीं कितनी देर वहाँ बैठी रहती। उसकी आवाज़ आते ही मैं करीब करीब दौड़कर छवि के कमरे में पहुँची। शैतान आजकल झूले से कूदने की कोशिश करने लगा है। अब भी मसहरी से मुंह निकालकर इधर उधर देख रहा था। मुझे देखते ही किलक पड़ा और हुमस कर मेरी गोद में आ गया। उसे कलेजे से भींचकर बड़ी देर तक अपना दुलार बरसाती रही। वह भी प्रसन्न भाव से मेरे अत्याचार सहता रहा, लेकिन सिर्फ प्यार से तो उसका पेट भरने वाला नहीं था। उसने फौरन ही दूध के लिए मचलना प्रारंभ कर दिया। उसे पलंग पर लेटाकर मैंने शीशी उसके मुंह में दे दी और फिर उसके बाजू में लेट गई। मन इतना तृप्त था जैसे पीयूष शीशी का नहीं, मेरा ही दूध पी रहा है। यह नन्हा सा प्राणी आते ही घर भर का, मोहल्ले का एक खिलौना बन गया है। लेकिन मेरी तो जैसे इसने ज़िंदगी ही बदल दी है। मन करता है बस 24 घंटे उसे कलेजे से लगाए रहूं और पूछूं, मेरे लाला, मेरे छौने, तू इतने दिनों तक कहाँ छिप कर बैठ गया था? दूध पिलाकर मैंने उसे तैयार किया। जैसे कोई शरबत धीरे धीरे सिप किया जाता है, मैं उसे इत्मीनान से तैयार करती रही। आखिर उसके धैर्य का बांध टूट गया और वह सड़क की ओर हाथ फेंकने लगा। तब मुझे अपना तामझाम समेटना ही पड़ा। छवि, इसे थोड़ा घुमा लाऊं मैं? दोनों देवियां तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। मैंने ड्राइंग रूम में आकर कहा और नीचे उतर आई। पप्पू को घुमाने ले जा रही हैं मिसेस कुमार? मैंने पीछे मुड़कर देखा। मिसेस चंद्रा थैलियों से लदी फंदी हाँफती हुई चली आ रही थी। इसकी मम्मी नहीं आई? बुरी तरह हाँफ रही थी, पर बोले बिना उन्हें चैन कहाँ। मम्मी पढ़ रही है, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अब की तो मास्टर जी बहुत दिनों बाद आए, उन्होंने साथ साथ चलते हुए दूसरा प्रश्न दाग दिया। मास्टर जी कौन? ओह, आप शायद गौतम साहब के लिए कह रही हैं। इनके दोस्त के छोटे भाई हैं। वह भी किसी नाइट कॉलेज में सोशोलॉजी में एमए कर रहे हैं। कहीं से अच्छे नोट्स या किताबें मिल जाती हैं तो दे जाते हैं। मैंने लंबी चौड़ी सफाई दी और फिर लगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यही तो मैं लड़कियों से कह रही थी। मास्टर तो अपने समय से आता है, समय से जाता है। वह इतनी इतनी देर बैठता भी नहीं है, इतने इतने दिन गोल भी नहीं करता, और उसे छोड़ने सारा घर दरवाजे पर नहीं आता है। मैं तो स्तब्ध रह गई। मिसेस चंद्रा की नज़र से कोई भी बात छूटती नहीं है। लोग बाग उन्हें कॉलोनी का चौकीदार कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। मैंने फिर अकारण सफाई देते हुए कहा, इतना लेट एडमिशन हुआ है उसका, इसलिए जहाँ से भी हेल्प मिलती है ले लेते हैं। अक्टूबर में तो उसने कॉलेज ज्वाइन किया है। हमने तो यही सोच लिया था कि उसी बहाने घर से तो निकलेगी, 4 हम उम्र लोगों के साथ हंसे बोलेगी तो उसका मन लग जाएगा। आपने तो देखा था कैसी हो गई थी, दिन भर घर में घुसी रहती थी। न किसी से हंसना, न बोलना, न ढंग से पहनना, न ओढ़ना। देवर कब लौट रहे हैं आपके? अगला प्रश्न तैयार ही था। अभी तो साल भर बाकी हैं, 3 साल के लिए गए हैं ना। उत्तर देते देते अब मैं ही हाँप चली थी। मार्केट आ गया तब कहीं जाकर मुझे राहत मिली। उन्हें दुकानदारों से उलझता छोड़कर मैंने मार्केट का एक राउंड लिया, कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी और लौट पड़ी। लौटते हुए उनके साथ आने का साहस मुझ में नहीं था। लौटते हुए पड़ोस की 2-3 लड़कियां मिल गई थीं और मैंने राहत की सांस ली। उन लोगों में पीयूष को लेने के लिए होड़ सी मच गई और मुझे हाथ सीधा करने का मौका मिल गया। मोटे ताजे बच्चे देखने में तो अच्छे लगते हैं,
लेकिन उठाना पड़े तो भगवान याद आ जाते हैं। पीयूष अपनी भक्त मंडली में प्रसन्न था और फरमाइशी प्रोग्राम पेश कर रहा था। शोभा, विभा ने, छवि ने उसे कई करतब सिखा रखे हैं। लड़कियां मुग्ध हुए जा रही थीं। 13-14 साल की लड़कियां थीं वे। उन्हें मुग्ध होने के लिए कुछ भी काफ़ी होता है। हाय कितना स्वीट है ना, हाय कितना इंटेलिजेंट से होते हुए बात उसकी मम्मी पर उतर आई। घर पहुंचने तक छवि कितनी स्वीट, कितनी स्मार्ट, कितनी ग्रेसफुल वगैरह विशेषण पा चुकी थी। अपने घर की ओर मुड़ते हुए जब पीयूष को लिया तो कितना भारी लगा मुझे वह। किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर आई। गैलरी में आकर पता लगा कविता की जो पंक्तियां हवा में तैरकर मेरे कानों से टकराती रही थीं, उनका उद्गम स्थान हमारा ड्राइंग रूम ही था। मुझे लगा शायद छवि रेडियो खोलकर बैठ गई है। ड्राइंग रूम में आकर देखा कवि महोदय सशरीर ड्राइंग रूम में विराजमान हैं और उनकी एकमात्र श्रोता बड़ी तन्मयता से रसास्वादन कर रही है। मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया कि लौटते हुए मिसेस चंद्रा मेरे साथ नहीं थीं। कमरे के वातावरण को गद्यमय बनाते हुए मैंने कहा, छवि अपने लाडले को देखो जरा, मुझे किचन में जाने दो। दोनों देवियां लौट आएंगी तो मुझे खा ही जाएंगी। कवि और श्रोता दोनों जैसे समाधि से जाग पड़े। भावाभिभूत होकर छवि ने कहा, कितनी अच्छी कविता लिखते हैं गौतम साहब। लिखता था, कवि ने करेक्शन स्लिप प्रस्तुत की। कॉलेज के दिनों में बहुत कुछ लिखा था। उस जमाने में तो सभी कवि होते थे। यह नोन तेल लकड़ी का चक्कर चलने के बाद भी जिनकी प्रतिभा शेष रह जाती है वे ही सच्चे कवि होते हैं। और इस यथार्थवादी घोषणा के साथ मैंने मंच से प्रस्थान कर दिया। कवि गोष्ठी फिर नहीं जम सकी क्योंकि कुछ ही देर बाद स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ आई। कुछ ही पल बाद छवि किचन में थी। उसकी आंखों में कविताओं की पंक्तियां अब भी तैर रही थीं। उसी भाव विह्वल स्वर में बोली, आपको पता है दीदी, गौतम साहब की लव मैरिज है। साथ ही पढ़ते थे वे दोनों। सारी कविताएं मिसेस गौतम के लिए ही लिखी गई हैं। छवि प्लीज़ ज़रा साड़ी बदल कर आ जाओ तो चटनी पीस दो। मुझे तो बाकी का काम निपटाते ही 8 बज जाएंगे। कविता कानन में विचरण करने वाले उसके मन को मैंने निर्ममता से सिल पर पटकते हुए कहा। उसका चेहरा बुझ सा गया और मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। आफत की मारी शुभा उसी समय मेरे सामने आ खड़ी हुई। मम्मी भूख लगी है। भूख तो लगी होगी ही, तभी तो घर की याद आई है। मैंने उसे झिंझोड़ते हुए कहा, घड़ी देखी है, यह समय है घर लौटने का। वे लोग कब से आ गई हैं, छवि ने मिमिया कर कहा। लेकिन तब तक शुभा की पीठ पर 2 घूंसे पड़ चुके थे और वह सिसकती हुई चली गई थी। गैस की नीली लपटों को शून्य दृष्टि से देखती हुई मैं देर तक गुमसुम खड़ी रह गई थी। रात को बेडरूम में प्रवेश करने पर देखा यह हस्बे मामूल अखबार में खोए हुए थे। चेहरे से उनके मूड का कुछ पता नहीं चल रहा था। शाम को ज़रा ऑफ होकर ही घर से निकले थे। लौटते ही शुभा ने मम्मी की शिकायत कर दी थी। उसकी प्रतिक्रिया जाननी अभी शेष है। मैं चुपचाप बिस्तर पर आकर पड़ रही। शादी को 10-12 साल हो चले हैं, पर हर रात कमरे में पांव देते हुए मन सहमा सा ही रहता है। उनका चेहरा सदा की तरह गंभीर बना रहता है और मुझे अपने दिन भर की बेवकूफ़ियाँ 100 गुना बड़ी होकर सालने लगती हैं। बहुत मन होता है उनकी छाती में मुँह छुपाकर रोने का, पर अपनी ओर से पहल करने का साहस ही नहीं जुटा पाती। सो गई क्या? उन्होंने हौले से पूछा। नहीं तो क्यों? मैंने करवट बदलकर पूछा। आज तुम्हारी प्रिय सखी मिली थी, मिसेस कश्यप। कहाँ? मार्केट में? यहाँ कैसे आई हैं? ट्रांसफ़र हो गया है क्या? क्वार्टर कहाँ मिला है? रुको भाई, सांस तो लो। तुम तो बस एक के बाद एक प्रश्न पूछती ही चली जाती हो। मेरा अंतर्मन जानता है कि इन प्रश्नों के उत्तर मेरे लिए महत्व नहीं रखते। अपनी नर्वसनेस छिपाने का एक साधन मात्र है ये। कैसी लगती है अब वह? मैंने अधीर होकर पूछा। अरे खूब फैल गई है, गर्दन तो नज़र ही नहीं आ रही। सच?
और मेरा मन उल्लास से भर गया। मिसेस कश्यप अब उतनी सुंदर नहीं रही, यह जानना कितना सुखद था। एक जमाना था जब मिसेस कश्यप ही नहीं, उनका ड्राइंग रूम, उनके अचार, उनके स्वेटर्स, उनके बच्चे, सभी बातें चर्चा का, प्रशंसा का विषय थीं। कम से कम अब एक पॉइंट तो उनका कम हुआ। सच कह रहे हैं, बहुत मोटी हो गई हैं, मुझसे भी ज़्यादा। मैंने आश्वस्त होने के लिए पुनः पूछा, तुम्हें मोटी किसने कह दिया? यू आर एज स्लिम एंड एज ग्रेसफुल एज एवर। अब रहने भी दीजिए, मैंने किसी नवोढ़ा की तरह इतराते हुए कहा। सच कह रहा हूँ भाई, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नेमकश को। और मुझे अपनी बाहों में समेटकर उन्होंने बेड स्विच ऑफ कर दिया। उनकी बाहों का तकिया लिए हुए मैं देर तक तृप्त भाव से लेटी रही। मिसेस कश्यप का नाम लेते ही शंकाओं का एक तूफान सा उठा था, वह अब शांत हो गया था। सुख की उस चरमावस्था में मन बड़ा तरल हो आया था। मुझे छवि की याद हो आई। मैं यहाँ प्रिय की बाहों में लेटी हुई हूँ और वह बेचारी। हौले से मैं बिस्तर से उठ आई। वह उसी तरह प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न लेटे रहे। खिड़की का पर्दा सरकाकर मैंने देखा, बगल वाले कमरे की बत्ती का चौकोर प्रतिबिंब सड़क पर पड़ रहा था, जिसका अर्थ था छवि अभी जाग रही है। मन करुणार्ध हो उठा। क्या सुख देखा है बेचारी ने शादी का। 2 महीने लगकर भी तो अपने कलकत्ता वाले घर में रही नहीं। कभी मेरे पास, कभी माँ के पास तीज त्योहारों के चक्कर में घूमती रही। तब यह पता थोड़े ही था कि सुशील को 6 महीने के अंदर ही विदेश चला जाना होगा। इतने वरिष्ठ लोगों के होते हुए कंपनी उसे ही जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए भेजेगी, खुद उसे भी इसकी आशा कहाँ थी। पर इस चांस के मिलते ही दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। फॉरेन रिटर्न होने का एक ऐसा शौक सवार था सब पर कि छवि की राय लेना भी ज़रूरी नहीं समझा गया। उसे 4था महीना चल रहा था। 1 साल तो इसी चक्कर में बीत जाता, फिर जहाँ उसका मन होता रह लेती। मई के ससुरे सबहीं सुख, जबहीं जहाँ मनु मान। और इसी तरह उसके दिन कट भी रहे थे। पीयूष 5-6 महीने का था, तभी उसकी पीहर से चिट्ठी आई, दीदी मेरा यहाँ ज़रा भी मन नहीं लग रहा, मुझे बुला लीजिए। दूसरे ही दिन वह आगरा जाकर लिवा लाए थे। इतनी दुबली हो गई थी वह। मैंने प्यार से उसकी बलैयाँ लेते हुए कहा था, अरे माँ के राज में यह हाल हो गया है तेरा, फिर मुझे तो तू 15 दिन में बदनाम कर देगी। दरअसल दीदी बहुत बोर हो गई मैं वहाँ। उसने कहा, घर में सबके पास अपना अपना काम है। सहेलियाँ अपनी पढ़ाई में मस्त हैं, जिनकी शादी हो गई है उन्हें अपनी गृहस्थी से फुर्सत नहीं है। छोटी भाभी अपनी नौकरी में व्यस्त हैं, बड़ी भाभी का बच्चों में ही दिन बीत जाता है। एक मैं ही फालतू नज़र आ रही थी वहाँ, और वह सूखी हंसी हंस दी। उसकी सारी व्यथा उस हंसी में छलक गई थी। तब मैंने ही जिद की थी उसे कॉलेज भेजने की। सुशील उसे मेरे पास छोड़ गया था, वह भी माँ बाप के यहाँ से मेरे पास अपनी इच्छा से आ गई थी। इस विश्वास को, इस स्नेह को मैं झुठलाना नहीं चाहती थी। कॉलेज जाने लगी थी, तब से उसके चेहरे पर काफ़ी रौनक आ गई थी। फिर भी कभी कभी वह इतनी निरीह लगती कि दया हो आती। शाम की बात याद करके मन कैसा तो हो गया। बरामदे में आकर मैंने धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा ठेला। वह खुला ही था। एक पलंग पर शुभा विभा एक दूसरे के गले में बाहें डालकर सो रही थीं। दूसरे पलंग पर लेटी छवि कुछ पढ़ रही थी। मैंने दूर से ही पहचान लिया, वह गौतम की डायरी थी। दीदी आप? वह चौंक कर उठ बैठी। सोई नहीं रहे अभी तक? 12 बज रहे हैं। बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं चला। बैठिए ना, मेरे लिए जगह बनाते हुए उसने कहा। इतनी अच्छी कविताएं हैं क्या? ज़रा देखूं। डायरी खोलकर देखा। पहले ही पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, हेमा के कुसुम कोमल करों में प्रणय का यह पुष्प सस्नेह समर्पित। कविताएं कुछ खास नहीं थीं। उम्र के उस दौर में सभी लोग कविताएं लिखते हैं। जो नहीं लिख पाते वे पढ़ते हैं। 20-21 वर्ष की भावुक उम्र थी। तभी तो छवि 12 बजे रात तक उन फटीचर कविताओं का रस ग्रहण करती रही थी।
बड़ी किस्मत वाली हैं मिसेस गौतम, जिनके लिए इतने प्यारे गीत लिखे गए हैं। मैंने कॉपी को उलट पलट करते हुए कहा। हाँ दीदी, लेकिन अब वे पहले वाली मिसेस गौतम कहाँ रह गई हैं? कैसे रहेंगी भला? 3-3 बच्चों को जन्म देने के बाद औरत क्या वही रह जाती है? और वे तो शायद सर्विस में भी हैं कहीं। छवि, सुंदर दिखने के लिए भी सुविधा चाहिए। दीदी, मैं सुंदरता की बात नहीं कर रही थी। मेरा मतलब है अब उनमें पहले किसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहुत बदल गई हैं वह। और यह बात तुम्हें मिस्टर गौतम ने बतलाई है? छी, इस तरह भी कोई अपने घर की बात हर कहीं कहता फिरता है? मैंने कहा। हर किसी से तो नहीं कहता, पर जहाँ थोड़ी बहुत सहानुभूति मिलती है वहाँ तो बात जुबान पर आ ही जाती है। सहानुभूति? मैंने छवि को ध्यान से देखा। इसे गौतम से सहानुभूति कब से हो गई? अभी कल तक तो उन्हें गोंद की शीशी और मिस्टर सरेस जैसे उपनाम देती रही है यह। उनकी ऐसी ऐसी नकल उतारती थी कि बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, बल्कि मुझे ही डांटना पड़ता था। डायरी के पन्ने पलटते हुए मैं अंतिम पृष्ठ तक जा पहुंची थी। रचना शायद ताज़ा ही थी, क्योंकि अक्षर और स्याही दोनों ही बदले बदले से थे, और मजमून भी। सहराए ज़िंदगी में ठंडी बयार सी तुम, उजड़े हुए चमन में फसले बहार सी तुम कौन हो, कहाँ से आकर बरस गई हो, जलते हुए जिगर पर भीनी फुहार सी तुम। उर्दू कविता का मेरा ज्ञान बहुत मामूली सा है, पर इतना समझ में आ गया कि इसी कविता के लिए छवि को कॉपी दी गई है। पता नहीं उसकी निगाह उस पर पड़ी भी है या नहीं। मन हुआ चुपके से वह पेज फाड़ लूं, लेकिन कागज़ तो कागज़ है, दोबारा भी लिखा जा सकता है। रात भर करवटें बदलती रही मैं। गौतम की कविताएं जैसी भी थीं, मेरे अतीत को कुरेद गई थीं। स्मृति पटल पर अपने लिखे कई गीत नाच उठे थे। उन गीतों में क्या नहीं था? प्यार का सागर, आंसुओं की नदी, लगन की डोर, सपनों का झूला, आशा की डगर, कामना का नगर, किशोर कल्पनाओं का संपूर्ण संसार उन कविताओं में था। स्वांतः सुखाए ही थी वह काव्य साधना। माँ का आतंक था ही इतना जबरदस्त। फिर भी पता नहीं कैसे एक दिन मेरी कॉपी उनके हाथ पड़ गई थी, और मेरे देखते देखते मेरे गीत अग्नि की भेंट चढ़ गए थे। उस आग में सिर्फ कविताएं ही नहीं जली थी, मन की अमराई भी झुलस गई थी। वसंत कितने ही दिनों तक वहां आने से कतराता रहा था। माँ की आग्नेय दृष्टि से इतनी सहम गई थी मैं कि उस दिन रो भी नहीं पाई थी। आज वही रुलाई अपने समस्त आवेग के साथ फूट पड़ी थी। दुनिया में ऐसी लड़कियां भी हैं जिन पर कविताएं लिखी जाती हैं, और मुझ जैसी भाग्यहीना भी हैं जिसकी कोमल कल्पनाओं का निर्ममता से गला घोंट दिया गया था। पता नहीं दुनिया का हर अन्याय मेरे ही हिस्से में क्यों आता है। इतनी इच्छा हुई कि एक बार फिर उसी उम्र में लौट जाऊं और जी खोलकर अपने गीत, अपनी कविताएं गाऊं, फिर से पुकारूं अपने जाने अनजाने प्रियतम को। अगले 2-4 दिनों में मेरे पास बस यही काम था। जब भी समय मिलता कॉपी लेकर बैठ जाती और कविताओं की भूली बिसरी पंक्तियां जोड़ तोड़कर लिखती रहती। आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि 2-4 गीत पूरे के पूरे याद आ गए। शायद अंतर्मन की किसी अंधेरी गुफा में दुबक कर बैठे हुए ये गीत बाहर आने की बाट जोह रहे थे। अगली बार जब गौतम आए तो मुझे अपनी कॉपी की याद हो आई। तीव्र इच्छा हुई कि उन्हें बता दूं कि चाय नाश्ते के परे भी मेरा कुछ अस्तित्व है। छवि की कॉपियों और पुस्तकों की उपेक्षा करते हुए मैं जमकर वहीं बैठ गई। अपने काव्य पाठ की प्रस्तावना सी करते हुए मैंने कहा, आपकी कविताएं हमने पढ़ी थी गौतम साहब, सच बहुत ही भावपूर्ण रचनाएं हैं। वे हैं करके हंस दिए। शायद उन्हें आने वाले संकट की कल्पना न थी। कुछ गीत हमने भी लिखे हैं, सुनेंगे आप? और उनकी सम्मति की परवाह किए बिना मैं अपनी कॉपी उठा लाई और तरन्नुम में सुनाने लगी। अपनी ऊब और खींच को किसी तरह दबाते हुए गौतम कविताएं सुनते रहे, दाद देते रहे और घड़ी देखते रहे। दूसरा गीत समाप्त कर मैंने उनकी राय जानने के लिए सिर उठाया तो देखा वह खड़े हो गए हैं।
कविताओं में ऐसा खो गया भाभी जी कि याद ही नहीं रहा। रात एक जगह डिनर पर भी जाना है। उन्होंने क्षमा याचना के स्वर में कहा। अपना ब्रीफ केस उठाया और सीढ़ियाँ उतर गए। छवि पता नहीं कब उठकर भीतर चली गई थी। स्कूटर की आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई। यह क्या, गौतम साहब चले गए आज इतनी जल्दी? जाते कैसे नहीं, मैंने सूखी हंसी हंसते हुए कहा। संसार में ऐसा कभी हुआ है आज तक जो चुपचाप बैठा दूसरों की कविताएं सुनता रहे? बेचारे 10 मिनट में ही मैदान छोड़कर भाग गए। अपने इस विनोद पर मैं खुद ही हंसती रही। छवि ने साथ नहीं दिया। मैं चाय बना रही थी, उसने अस्फुट स्वर में कहा। तो बना लो ना, तुम्हारे भाई साहब आते ही होंगे। मेरे हाथ की चाय पीते पीते बोर हो गए होंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा। न चाहते हुए भी मेरे स्वर में व्यंग की धार आ गई थी। गौतम ने मेरा काव्य पाठ पूरा नहीं सुना था, इसका मुझे दुख नहीं था, पर छवि तो वहाँ बैठ सकती थी। आज ही चाय बनाने का कर्तव्य उसे क्यों याद आ गया? इतनी घटिया थी मेरी कविताएं कि सुनी भी ना जा सकें। क्या गौतम की कविताओं से भी ज़्यादा उल जलूल थी? कविताओं की कॉपी जलाने के लिए इस बार माँ को नहीं आना पड़ा, मैंने ही वह काम कर दिया। रविवार की उस दोपहरी में घर एकदम सुनसान था। विधानसभा का सत्र एकदम सिर पर आ गया था, इसलिए खाना खाकर यह सचिवालय चले गए थे। छवि लड़कियों को पिक्चर दिखाने ले गई थी। घर में केवल मैं और पीयूष दो ही थे। समय काटे नहीं कट रहा था। वल्लभ भवन से जब यह लौटे तब 5 बज रहे थे। आते ही बोले, बड़ा सोना सोना लग रहा है, कहाँ गए सब लोग? पिक्चर। और तुम यहाँ क्या बेबी सिटिंग कर रही हो? तुम क्यों नहीं चली गई? वे लोग तो संडे मनाने गई हैं, मेरे लिए तो हफ्ते के सब दिन बराबर हैं, मैंने खींच कर कहा। अरे अरे, यह तो नाराज होने वाली बात हुई। चलो तुम्हें भी पिक्चर दिखा लाएं। पिक्चर रहने दीजिए, घुमा लाएं तो वही बहुत है, हम तो उसके लिए भी तरस गए हैं, मैंने मुंह फुलाकर कहा। जो हुक्म सरकार, इन्होंने नाटकीय अंदाज में कहा और मेरा सारा गुस्सा उड़न छू। कुछ ही देर में तैयार होकर हम लोग निकल पड़े। स्कूटर पर बैठते हुए याद आया, कितने दिनों बाद हम लोग घूमने निकले हैं। छवि के आने के बाद से निकलना हुआ ही नहीं। एक संकोच सा होता है। उसके अकेले होने का एहसास रात में एकांत में भी पीछा नहीं छोड़ता। न्यू मार्केट में उतरकर हम लोगों ने छिटपुट शॉपिंग की और कॉफ़ी हाउस चले गए। रविवारीय भीड़ को चीरते हुए जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तब लड़कियों की याद हो आई। कॉफ़ी हाउस आने का इतना शौक़ है दोनों को। महीने में एक आध बार तो यह हमें ले ही आते थे। तब शाम का खाना यहीं होता था। अब तो अरसे के बाद आना हुआ है। भीड़ तो थी, पर सौभाग्य से कोने वाली एक मेज़ हमें मिल गई। एक बार वहाँ इत्मीनान से बैठ जाने के बाद मैंने पीयूष की ओर ध्यान दिया। उसने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। हवा में उड़ने से उसके बालों का सिर पर एक टोप सा हो गया था। काजल सारा फैल गया था और दोनों मुट्ठियों से आंखें मसलकर उसने हाथ भी काले कर लिए थे। मैंने पर्स से रुमाल और बेबी पाउडर निकाला और उसे फिर से संवारने लगी। यह मनोयोग से मुझे देखते रहे। पद्मा, मैंने भौहें ऊपर उठाई। कभी कभी इस छोकरे से बहुत रश्क होता है। क्यों भला? तुम जितना लाड़ दुलार इसका करती हो, जितना प्यार इसे देती हो, इसका 100वां हिस्सा भी मुझे मिल जाता तो मैं अपने को धन्य समझता। अब आप ऐसी ऊट पटांग बातें करेंगे तो मैं उठकर चली जाऊंगी। अरे तुम तो नाराज होने लगती हो, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। शुभा भी यही कहती है। क्या? कि पीयूष के आने से मम्मी का चिड़चिड़ापन बहुत कम हो गया है। एक बहुत तीखा सा जवाब मेरे होठों तक आया था, लेकिन उसी समय किसी परिचित आवाज़ को सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। सुनिए, यह विभा की आवाज़ नहीं लग रही आपको? तुम्हारा भी जवाब नहीं पद्मा। तुम्हें तो हर जगह अपनी राजकुमारियां ही नजर आती हैं। भगवान के लिए अब बोर मत करो। लड़कियों की फिक्र छोड़ो और इस लड़के की ओर देखो। पट्ठा पूरे का पूरा डोसा उठाने की फिक्र में है। मैंने आज्ञाकारी पत्नी की तरह ध्यान प्लेट की ओर केंद्रित किया।
कुछ ही मिनट बीते होंगे और बगल वाले कमरे से हंसी का फव्वारा छूटा। उसमें छवि की खनकती हंसी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उस हंसी को बहुत दिनों बाद सुना था, शायद सुशील के जाने के बाद पहली बार। इस बार मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं उठी और सारे एटिकेट्स को तिलांजलि देकर बाहर वाले छोटे कमरे में झांका। मेरा अंदाज गलत नहीं था। छवि और विभा तथा गौतम और शुभा आमने सामने सोफों पर बैठे थे। बीच वाली मेज पर ढेर सारी प्लेटें पड़ी थीं। अरे आप! सब लोगों ने मुझे एक साथ देखा। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग रंग महल से निकले थे कि आप मिल गए। हमें ज़बरदस्ती यहाँ ले आए, माने ही नहीं। छवि ने सफाई पेश की। भाभी जी, आप भी कंपनी दीजिए ना। गौतम साहब इतनी देर बाद फूटे। आप क्या समझ रहे हैं, मैं अकेली ही आई हूँ यहाँ? नहीं भाई, अपनी कंपनी तो अपने साथ है। तो भाई साहब को भी बुला लेते हैं ना, यहाँ काफ़ी जगह तो है। नो नो, डोंट डिस्टर्ब योर सेल्फ, मैंने सख्ती से कहा और अबाउट टर्न कर गई। यह परेशान से इधर उधर देख रहे थे। मुझे देखते ही झुंझला पड़े। कहाँ चली जाती हो तुम? और पीयूष कहाँ है? अपनी माँ के पास। क्या वह भी आई है? हाँ, गौतम के साथ। और लड़कियाँ? वे भी हैं। तब तक गौतम खुद उपस्थित हो गए और अपनी मेज पर आमंत्रित करने लगे। मैंने आंखों ही आंखों में इन्हें अपनी अस्वीकृति की सूचना दे दी। स्थिति को संभालते हुए यह नाटकीय अंदाज में बोले, देखो भाई गौतम, बड़ी मुद्दतों के बाद आज बीवी को लेकर निकला हूँ, लेकिन तुम लोग एंजॉय नहीं करने दोगे, हर जगह पीछा करोगे। हंसते हुए गौतम अपनी टेबल पर लौट गए। वहाँ ज़रूर उन्होंने इनका जवाब दोहराया होगा, क्योंकि दूसरे ही क्षण छवि की खनकती हुई हंसी एक बार फिर सुनाई दे गई थी। लेकिन हमारी मेज पर बिल्कुल शांति थी। उठते हुए यह बोले, चलने का क्या तय किया? ये लोग? हम ना मिलते तब भी तो घर पहुंचते ही। बच्चे को ले लेती तब भी ठीक था। आज बस में बेहद रश होगा। आप ऐसा कीजिए, उसे स्कूटर पर ले जाइए। मैं और मेरी लड़कियां बस में आ जाएंगे। हमें तो आदत है, मैंने तुनक कर कहा। फिर यह कुछ नहीं बोले। घर पहुंचने तक एकदम शांत बने रहे, लेकिन अंदर पहुंचते ही बरस पड़े। यह क्या हो जाता है तुम्हें? बड़ी मुश्किल से तो कभी कोई प्रोग्राम बन पाता है, तुम वहाँ भी मूड खराब कर देती हो। कौन सा भूत सवार हो जाता है तुम पर? ज़रा ज़रा सी बात पर ऑफ हो जाती हो। यह जरा सी बात थी? कौन सी बात? सब कुछ देख कर आए हैं फिर भी पूछ रहे हैं। कॉफ़ी हाउस वाली बात कह रही हो? उसमें इतना गंभीर होने जैसा क्या है? अगर तुम्हें ही गौतम इनवाइट करता तो क्या मना कर देती? मेरी फिक्र छोड़िए, अपने भाई की जो अमानत है उसकी बात सोचिए। भाई की अमानत है तो क्या बक्से में बंद करके रख दूं? हार्ड मास का जो मनुष्य है उसे हंसने बोलने की आज़ादी तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसका दम नहीं घुट जाएगा। कभी सोचा है पद्मा, अपनी एक रस जिंदगी से कितनी बोर हो जाती होगी वह? आज एक अरसे बाद उसे खुलकर हंसते हुए सुना, सच बड़ा अच्छा लगा। कुछ नहीं बोली मैं, बच्चे की तरह मुंह फुलाए बैठी रही। हंसने बोलने की आज़ादी हमें दी थी किसी ने? क्या हम हाड़ मास के मनुष्य नहीं थे? क्या हमारा दम नहीं घुटता था? किसी जिद्दी बच्चे की तरह यह प्रश्न बार बार मेरे अतीत से टकराता रहा। मुश्किल तो यह है पद्मा, यह रात मुझे समझाने का प्रयास करते हुए बोले, तुम बहुत संकीर्ण वातावरण में पली हो, इसलिए चीज़ों को देखने का तुम्हारा नज़रिया कभी कभी बहुत तंग हो जाता है। एकदम बिफर उठी। सीधे से कहिए ना कि मैं बहुत दकियानूसी हूँ, संकीर्ण विचारधारा की हूँ। उसके लिए इतनी लीपा पोती की क्या ज़रूरत है? वे चुप होकर दूसरी करवट लेट गए। कंजर्वेटिव वातावरण, क्या इन दो शब्दों में उस माहौल की कल्पना की जा सकती है जिसमें जीवन के 22 वर्ष मैंने बिताए हैं? हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी माँ। उनके कठोर अनुशासन की चारों ओर धाक थी। उस अनुशासन की कारा में अपनी लड़कियों को भेजने के लिए
अभिभावकों में होड़ सी लगी रहती। क्या स्टाफ, क्या छात्राएं, सारा स्कूल ही जैसे एक आतंक से सहमा सहमा सा रहता था। छुट्टी का घंटा किसी सुमधुर गीत की तरह कानों में बजता था, क्योंकि वह मुक्ति का संदेश लाता था। 12 घंटों के लिए सब लोग खुलकर सांस लेने के लिए स्वतंत्र हो जाते थे। लेकिन हम लोग, मैं और रमा, तो जैसे एक जेल से दूसरी जेल में पहुंच जाते थे। स्कूल की जेल तो फिर भी अच्छी लगती थी। वहाँ कम से कम सहेलियाँ तो होती थीं। घर पर होती थी सिर्फ माँ और उनकी मर्मभेदक आँखें। उफ, 24 घंटे हमें आदर्श बने रहना होता था। प्रिंसिपल की बेटियां होने का जघन्य अपराध किया था ना हमने। फैशन की रंग बिरंगी दुनिया हमारे लिए नहीं थी। प्रसाधनों के विज्ञापन हमारी समझ से बाहर थे। हमारे रेडियो पर सिर्फ प्रभाती और समाचार आते थे। उपन्यास और पत्रिकाएं हमारी चौखट नहीं लांघ पाते थे। कस्बे के सिनेमा घर में हमें किसी ने नहीं देखा था। और पुरुष, मिसरानी का 12 साल का लड़का भी माँ से चाबी लेने आता तो तार के बाहर ही खड़ा रहता। आश्चर्य होता है सोचकर कि साल दर साल उस माहौल में कैसे जी सके हम लोग। सचमुच मर ही जाते अगर कभी कभार दया करके मौसी हमें इंदौर न ले जाती। मौसी का इंदौर वाला घर हमारे बंगले के मुकाबले में बहुत छोटा था। वहाँ पानी की किल्लत थी। 4 बजे सुबह से उठकर नल पर लाइन लगानी होती थी। मेहरी सिर्फ बर्तन कर जाती थी, बाकी सब काम हाथ से होता था। मौसी की सास अपने छूत छात के प्रपंच से सबकी नाक में दम किए रहती थी। फिर भी वहाँ हम लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि वह जीता जागता घर था, भुतहा बंगला नहीं। और फिर वहाँ शेखर दा होते थे। शेखर दा मौसी के देवर थे, घूमने घुमाने के बेहद शौकीन। उनके साथ पिपल्या टैंक, पाताल पानी, सुख विलास, यशवंत सागर, मांडवगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम लिए हम लोग। ट्यूशनों में जो कमाते थे इसी अय्याशी में खर्च कर देते थे और घर वालों की डांट खाते थे। कड़की के दिनों में एमजी रोड या नेहरू पार्क से भी जी बहला लेते थे। उनके साथ हर जगह अच्छी लगने लगती थी। उनकी बोलचाल, उनकी वेशभूषा, सबका अपना आकर्षण था। उन दिनों शेखरदा मेरे आदर्श पुरुष थे। शायद वे एकमात्र पुरुष थे जिनके संपर्क में आने का मुझे अवसर मिला था। उनके किस्से बड़े मज़ेदार होते थे और ठहाके जानदार। हम दोनों बहनें मुग्ध श्रोताओं की भूमिका अदा करती थीं। अपनी गुफा संस्कृति का कुछ ऐसा प्रभाव था कि वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं थी। कभी कभार कोई मज़ेदार लतीफ़ा अश्लीलता की सीमा को छूने लगता था, सारी मंडली हो करके हंस पड़ती। हम लोग सिर्फ मुस्करा कर रह जाती। तब शेखरदा नाटकीय अंदाज में कहते, ए लड़कियों, ज़रा अपनी खोल से बाहर आओ, ज़रा खुले में उड़ना सीखो। किस युग में जी रही हो? इस कस्बाई मनोवृत्ति को छोड़ो और ज़रा खुलकर सांस लेना सीखो। कस्बाई मनोवृत्ति उनका प्रिय शब्द था, जो मुझे गाली सा लगता। मैं तिलमिला उठती थी। उनके अभिनय पर सारी मंडली एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। शर्म और अपमान से मेरे आंसू निकल आते। पद्म, रो रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? क्या मैंने कोई बहुत कड़ी बात कह दी? आई एम वेरी सॉरी, रियली आई एम। मैंने सिर उठाकर देखा, मेरा तकिया आंसुओं से भीग गया था। घड़ी रात के 3 बजा रही थी और यह प्यार से मेरी पीठ पर, माथे पर हाथ फेर रहे थे। उनके स्वर में व्यग्रता थी और आंखों से स्नेह छलका पड़ रहा था। कभी कभी सोचती हूँ, यह इतने अच्छे क्यों हैं? रोज की तरह गैलरी में कुर्सी लगाकर मैं छवि की प्रतीक्षा में बैठी निटिंग कर रही थी। परिचित हॉर्न सुनाई दिया तो सिर उठाकर देखा। दूर से गौतम का स्कूटर आता दिखाई दिया। ड्राइंग रूम में झांक कर देखा, 12:15 बज रहे थे। इस भले आदमी के दफ्तर में छुट्टी है क्या आज? नमस्ते भाभी जी, दरवाज़ा खोलते ही उसने कहा। छवि नहीं लौटी क्या अभी तक? कॉलेज से तो चल चुकी है। क्या आप उसके कॉलेज से आ रहे हैं? मैंने पूछा। दरअसल पूछना चाह रही थी, मिसेस सुशील, छवि कब से हो गई? उसकी कहानी लौटाने गया था, मुझे चेक करने के लिए दी थी ना।
छवि ने कहानी लिखी है? हाँ, बड़ी अच्छी लिखी है। कॉलेज मैगजीन में देना चाहती है। पढ़ेंगी आप? लीजिए, उसने ब्रीफ केस से पुलिंदा निकालते हुए कहा। रहने दीजिए, हम अनपढ़ क्या जाने कथा कहानी, मैंने रुखाई से कहा। अरे वाह, आप तो खुद इतना अच्छा लिखती हैं। मैंने सख्ती से होंठ भींच लिए। मुझे छवि पर गुस्सा आ रहा था, जिसने मुझसे कहानी का जिक्र भी नहीं किया था। मुझे गौतम पर क्रोध आ रहा था, जो छवि की कहानी के लिए यहाँ तक भागा आया था, जबकि मेरे 2-4 गीत भी सुनने के लिए उस दिन उसके पास समय नहीं था। आ गई शायद। गौतम की बात ने मुझे चौंका दिया। छवि सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। कहाँ रह गई थी? गौतम ने ही पूछा। कॉलेज से तो कब की चली हो? बसों का चक्कर है ना, घंटा भर तो प्रतीक्षा में ही बीत जाता है, उसने थकी थकी आवाज़ में कहा। यह अपनी कहानी संभालो। अच्छा भाभी जी, अब पानी पिलाइए, चला जाए, गौतम ने उठने की मुद्रा में कहा। ड्राइंग रूम पार कर रही थी, सुना गौतम पूछ रहा है, फ़ोन कर दिया था, फिर भी रुकी क्यों नहीं? छवि का उत्तर सुनने के लिए मैं बड़ी देर तक सांस रोके दरवाजे की ओट में खड़ी रही। जब कुछ सुनाई नहीं दिया तो किचन में चली गई। बहुत पुरानी एक बात याद आई। एक बार इन्होंने मुझे सुशील के बेडरूम की खिड़की से कान लगाए हुए पकड़ लिया था। पहले तो गुस्से की रौ में काफ़ी कुछ कह गए थे, फिर बाद में समझाया था। देखो पद्मा, छिपकर सुनने में अपनी बुराई ही सुन पाता है आदमी, बेकार अपना मन खराब करने से फ़ायदा। पानी लेकर लौटी तो देखा गौतम गैलरी से टिका हुआ खड़ा है और पूछ रहा है, मान सिंह अब तो परेशान नहीं करता? नहीं, छवि ने हौले से कहा, और मिश्रा को ज़्यादा लिफ्ट मत देना, अब प्रोफेसर हो गया है तो क्या, नंबरी बदमाश है वह। छवि कुछ नहीं बोली, उसी तरह सिर झुकाए बैठी रही। गौतम के जाते ही मैंने कहा, यह सज्जन तो तुम्हारे लोकल गार्जियन बने हुए हैं, बड़ा रौब मार रहे हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनकी बॉसिंग से दीदी। छवि एकदम फट पड़ी। हर लड़का इनकी नज़र में आवारा है, सब प्रोफेसर्स बदमाश हैं, किसी से भी बात करो उपदेश देने लगते हैं। तो फटकार क्यों नहीं देती एक बार, कहो कि अपनी जद में रहें। उसने एक बार असहाय आंखों से मेरी ओर देखा, होंठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए, फिर एकाएक उठकर वह अंदर चली गई। खाना खाते हुए मुझे याद आया, मैंने छवि से कहा, सुशील का पत्र आया है, तुम्हारी दराज में रख दिया है। वह उसी निर्लिप्तता से दाल चावल मिलाती रही, न उसकी आंखों में खुशी की किरणें फूटी, न गालों पर गुलाब उग पाए। एक पत्र हम लोगों के पास भी आया है, वह परेशान है। तुमने कब से पत्र नहीं दिया उसे? अब रोज रोज लिखूं भी क्या, उसने धीरे से कहा। यह बात हम लोग कहें तो शोभा देती है छवि, तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो दिन में 2-2 चिट्ठियां लिख लेती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, कम से कम यही सोच लिया करो कि वहाँ वह निपट अकेला है। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, उसने तड़प कर कहा। उसकी बात मुझे बर्छी की तरह लगी। मेरा सारा लाड़ प्यार, सारी ममता उस शब्द के कारण व्यर्थ हो गई थी। छवि ने शायद अपनी भूल महसूस की, नरम स्वर में बोली, आप अभी गौतम के लिए कह रही थी दीदी, महज मजबूरी समझ लीजिए कि मैं उसे लिफ्ट दे रही हूँ। कभी कभी तो इतनी कोफ्त होती है, पर जब्त कर जाना पड़ता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? और अब तो वह भला आदमी तुम्हारा नाम भी लेने लगा है। यह भी मेरी ही बेवकूफ़ी है, मैंने सबसे कह रखा है कि वह मेरे फुफेरे भाई हैं। क्यों? दरअसल दीदी, घर से बाहर निकलो, खासकर कॉलेज जाओ तो सिर पर किसी का साया बहुत ज़रूरी है। 100 तरह की बातें होती हैं, और सब तो भाई साहब से कही नहीं जा सकती। शायद तुम ठीक कहती हो, मैंने एक उसास के साथ कहा। मुझे तो इन बातों का अनुभव नहीं है। हमारे ना कोई भाई था, ना हमें बनाने की इजाज़त थी, और कॉलेज गई ही कितने दिन, मुश्किल से साल भर। तो आपने बीए फिर प्राइवेट किया, क्यों? छोटी बहन की भूल का प्रायश्चित करना पड़ा मुझे। उसने लव मैरिज की थी मौसी के देवर से। आप तो बताया करती हैं ना,
माँ जी बहुत स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट तो थी, पूरे कस्बे में उनका दबदबा था, फिर भी रमा को वह रोक नहीं सकी। रोकने का मौका ही न मिला। उन्हें तो सीधे शादी की खबर मिली थी। बहुत बौखलाई होंगी ना? बहुत ज़्यादा। सारा गुस्सा मुझ पर ही उतरता था। उन्हें यही लगता रहा कि मैंने जानबूझकर उन्हें अंधेरे में रखा, जबकि सच्चाई यह थी कि मैंने इस बात की कल्पना भी न की थी। मौसी के नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, पर उन्हें भी कुछ पता न चला। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा साहस कर जाएगी रमा, किसी ने सोचा भी नहीं था। अनजाने ही मेरी आवाज़ में तल्खी आ गई थी। दीदी, पता नहीं हमारे बुज़ुर्गों को लव मैरिज से इतनी एलर्जी क्यों है? छवि कह रही थी। मैंने तो एक आध बार ही उन लोगों को देखा है, पर इतना कह सकती हूँ कि रमा दीदी के हस्बैंड उनसे हर बात में सुपीरियर हैं। आप ही बताइए, उनसे अच्छा लड़का ढूंढ सकती थी माँ जी। इतनी अच्छी पर्सनालिटी है। रमा दीदी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। पीयूष जाग गया था, इसलिए छवि को उठकर जाना पड़ा, नहीं तो पता नहीं कितनी देर तक बोलती रहती। कभी गुमसुम बैठी रहती है और कभी बोलने पर आएगी तो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। उफ, मेरा तो सिर चकराने लगा था। तुम्हारे साथ मुश्किल तो यही है पद्मा, कि तुम्हें वहम सा हो जाता है कि हर कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। यह कह रहे थे। मैं आपसे सफाई तो मांग नहीं रही, मैंने तल्खी से कहा, लेकिन मैं तो सफाई देना चाहता हूँ। ज़रा सी बात को लेकर रात भर रोती रहोगी, उसमें तो कोई तुक नहीं है। पता नहीं कितनी नदियों का पानी आकर तुम्हारी आंखों में समा गया है, कभी सूखता ही नहीं। अच्छा, अब चटपट तैयार हो जाओ। कह दिया ना, मुझे नहीं जाना। देखो, अब जरा सी बात को प्रेस्टीज इशू मत बना लिया करो। हरी अप, 7:15 ऑलरेडी बज चुके हैं। देर से पहुंचने में तो कोई चार्म नहीं है। मैं पत्थर की तरह बैठी रही। बात जरा सी थी भी और नहीं भी, कम से कम मेरे लिए तो वह जरा सी बात नहीं थी। शुभा विभा के स्कूल में वार्षिकोत्सव चल रहा था। पीयूष को 2 दिन से बुखार था, इसलिए मैं कार्यक्रम देखने नहीं जा सकी। घर में बैठे बैठे ही अपनी लाडली का सजा संवरा रूप कल्पना में देखती रही थी। शुभा के गीत को दोहराती रही थी। किंतु आज पुरस्कार वितरण था। दोनों को 3-3, 4-4 पुरस्कार मिलने वाले थे। कितनी हसरत से कहा था उन लोगों ने, पापा आज तो आप लोग आएंगे ना? 8 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, बस 2 घंटे का तो कार्यक्रम है। इन्होंने छूटते ही कह दिया, मैं आ जाऊंगा बेटी, मम्मी नहीं आ पाएंगी, पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है ना। दोनों के चेहरे उतर गए थे। इतना गुस्सा आया मुझे, कम से कम उनका दिल तो ना तोड़ते। बाद में कुछ भी बात बनाई जा सकती थी। फिर 2 घंटे के लिए मैं चली भी जाती तो ऐसी कोई प्रलय तो नहीं आ जाती। बुखार तो पीयूष का सुबह ही नॉर्मल हो गया था, लेकिन इन्होंने मुझसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी और अब भाषण दे रहे हैं। तो ये है लघु उपन्यास पटाछेप का भाग 1। शेष पटाछेप भाग 2 में सुनिए।